हेलो दोस्तों, आप सभी का यूपीएससी ज्ञानदायिनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर स्वागत और अभिनंदन है। मैं आप सभी के बीच में नेहा। जैसे कि मैंने आप सभी लोगों को वादा किया था कि आरओ के लिए ऐसी कोई भी टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं होंगे जो मैं छोड़ने वाली हूं। तो आज से एक नया सब्जेक्ट लेकर आप सभी के सामने उतरने वाले हैं, वो है आप सभी के बीच में पॉलिटी। और पॉलिटी के वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पहले आपको बताए जाएंगे, जहां से प्रश्न हर बार बनकर आता ही आता है। ये 100% गारंटी है, चाहे आपका यूपीपीसीएस हो, चाहे आपका आरओ हो, ठीक है ना। तो अगर आप सभी लोग चाहते हैं कि आपको इसी तरह मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक मिले, तो आप सभी लोग फटाफट चैनल को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अपने दोस्त मित्र तक जरूर इस चैनल के बारे में आप सभी लोग बताएं। बहुत से बच्चों की ये भी कमेंट आते हैं कि मैम आप बड़ी स्पीड में पढ़ाती हैं। बिल्कुल पढ़ाते हैं, इसलिए पढ़ाते हैं कि आपका समय जाया ना जाए। आप जितना समय अगर इस चैनल पर दे रहे हैं तो वहां से कुछ सीख कर ही जाए, कुछ लेकर ही जाए। मैं चाहूं तो यही टॉपिक 2 दिन में खत्म करूं, और मैं चाहूं तो यही टॉपिक मैं आधे घंटे में समाप्त कर दूंगी, ठीक है ना। ये तो मेरे ऊपर, एक टीचर के ऊपर डिपेंड होता है। तो आप टीचर से सीखें और अपने ऊपर इसको लागू भी करें। आप भी कोई टॉपिक उठाए तो उसे फटाफट पढ़ने का प्रयास करें, और उसी समय पर, जैसे आपने किसी टॉपिक को 1 घंटे समय दे रखा है, तो आप उसे 30 मिनट में पढ़ें, और 30 मिनट में पढ़ने के बाद दोबारा फिर इसे 30 मिनट में पढ़ लो। आपको ये टॉपिक एकदम कंप्लीटली तरीके से कंप्लीट तैयार हो जाने वाला है। आप करके देखिएगा, 1 सप्ताह कोई टॉपिक आप 1 सप्ताह उठाते जाइए और उसे 2 बार पढ़ें। मात्र 2 बार पढ़ने की बात मैं कर रही हूं। 1 बार आप स्पीड से पढ़ें, और आप अपने लिए पहले समय निर्धारित कर लें कि इस टॉपिक को मैं 30 मिनट दूंगी। तो 30 मिनट में आप 15 मिनट स्पीड से उस टॉपिक को खत्म कर दें। बाकी 15 मिनट में जब आप दोबारा पढ़ेंगे ना, तो आपको 50% चीजें इसी 15 मिनट से निकल करके इस 15 मिनट तक पहुंच जाएंगे। चलिए, तो आज शुरू करते हैं अपना एक नए टॉपिक के तौर पर पॉलिटी लेकर आए, जो आपके सामने लिखा है कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। अब कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, आप लास्ट तक बने रहिएगा। और लास्ट क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर साल एग्जाम में यूपीपीसीएस पूछता है, आरओ पूछता है, हर साल आता है। लगभग हर साल नहीं आएगा तो हर दूसरे साल आता है। और ये वैकेंसी आपके 2 साल बाद आई है आरओ की, पक्का आने वाला है ये प्रश्न है। तो लास्ट प्रश्न आप देखे बगैर नहीं जाइएगा, बिना देखे आप नहीं जा सकते हैं। अब शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। कहते हैं कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता चुपके से आए और आपके कान में कहे, ए भाई अब शोर मचा दें क्या। आप भी बोलो कि हाँ, अब तो ढोल नगाड़े बजा ही दिए जाएं। तो उसी तरह आप अपने इस सेशन को भी लीजिएगा और ढोल नगाड़े बजा ही देते हैं। तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध कहां पर बताया गया, तो पॉलिटी जैसे मैंने शुरू किया तो आप कहेंगे भाग 16 के अंतर्गत आता है, भाग 16 के अंतर्गत। और अगर आपसे आर्टिकल या अनुच्छेद पूछे जाएं तो आप कहेंगे अनुच्छेद, ये आपके 330 से लेकर 342 तक की इनमें चर्चा पर चर्चा की गई है, ठीक है ना। इतना याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसकी कुछ थ्योरी है, आपको पहले कुछ थ्योरी देने वाले हैं और उसके बाद आपके सामने कुछ प्रश्नोत्तरी भी आएंगे, इसी से इंपॉर्टेंट और इसी से मिलता जुलता जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं अभी तक। तो कहा गया भारतीय संविधान के भाग 16 के अंतर्गत अनुच्छेद 330 से 42 तक कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध की व्यवस्था की गई है, मैंने बता रखा है। आगे कहा गया अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में और अनुच्छेद 332 के तहत राज्य विधानसभाओं में, कहां पर, राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात है आपके। अगर पूछा जाए 330 के तहत तो लोकसभा में, और 332 के तहत तो राज्य विधानसभाओं में दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। आगे कहा गया है आपके, अगला पार्ट है, कहा गया आर्टिकल या अनुच्छेद 331 के तहत लोकसभा में आंग्लेय भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान किया गया था। अब था क्यों आया, लिखा होता कि है, तो था इसलिए है कि इसको अब आपके 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से इसे अब हटा दिया गया। आगे इसकी भी चर्चा मैंने कर रखी है, ठीक है ना। जिसके अनुसार अनुच्छेद 81 में किसी बात के होते हुए भी यदि राष्ट्रपति की यह राय होती है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व पर्याप्त नहीं है, तो वह लोकसभा में उस समुदाय के 2 से अनधिक सदस्य नाम
निर्दिष्ट कर सकता है। मतलब अगर वहां पर आपको जताया जाए कि लोकसभा में आंग्ल भारतीयों की संख्या नहीं है, तो राष्ट्रपति आर्टिकल नंबर कितने से, तो आप कहेंगे आर्टिकल नंबर 81 के माध्यम से राष्ट्रपति वहां पर 2 या 2 से अधिक आंग्ल भारतीय समुदायों को, या आंग्ल भारतीय, जैसे बताया गया कि आंग्ल भारतीय या भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व को ये रख सकते थे, कर सकता था, मतलब निर्दिष्ट कर सकते थे या कर सकते थे राष्ट्रपति। किसके अकॉर्डिंग? आर्टिकल 81 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, याद रखिएगा। आप कह सकते हैं आर्टिकल 81 में और क्या है, राज्यसभा की चर्चा की गई है क्या? आर्टिकल 81 में इनकी भी चर्चा है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया आर्टिकल या अनुच्छेद 333 के तहत राज्यों की विधानसभाओं में, अब देखो आपके आर्टिकल 332 में बताया गया था कि राज्य विधानसभा में किसकी चर्चा की गई है, तो आपने कहा था कि अनुसूचित या जातियों की बात कही। अब कहा गया आर्टिकल 333 के तहत राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व का प्रावधान निहित था। अभी तक था, अब नहीं है, चर्चा इसकी करेंगे आगे। आपका 2019 से इसे समाप्त कर दिया गया था। कहा गया अनुच्छेद 334 के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति मतलब SC ST और आंग्ल भारतीय समुदाय के संदर्भ में उपयुक्त विशेष उपबंध मूलतः 10 वर्षों के लिए ही थे। कितने वर्षों के लिए थे? मात्र 10 वर्ष के लिए थे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एकदम अपने साथ चिपका कर रखो। कहा गया जिनकी अवधि को क्रमिक रूप से संविधान संशोधन के द्वारा आगे बढ़ाया जाता रहा था, जैसे 95 संविधान संशोधन के माध्यम से या अधिनियम के द्वारा 2009 के द्वारा यह अवधि संविधान के प्रारंभ से लेकर 70 वर्षों तक, कहां तक? 70 वर्षों तक की गई थी। लेकिन उसके आगे फिर बढ़ाने का प्रावधान रोका गया। क्या किया गया? रोका गया। अब आगे क्या हुआ? अब हमने क्या किया? SC ST को तो मैंने आगे प्रोत्साहन दिया, लेकिन आंग्ल भारतीय समुदायों को हमने नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? आंग्ल भारतीय कौन हुआ करते थे? क्या आपको पता है कि हम आंग्ल भारतीयों को अपने ही भारत पर क्यों दर्जा देते थे? क्यों उनके प्रतिनिधित्व का प्रोग्राम या प्रतिनिधित्व का यहाँ पर संलग्न किया गया या उनकी बातचीत की गई है? कौन थे ये आंग्ल भारतीय? क्या किसी को पता है? चलिए, तो आंग्ल भारतीय अब इतनी बार आ ही रहा है तो चर्चा कर ली जाती है। तो कहा जाता है आंग्ल भारतीय जब हमारे यहाँ भारत में ब्रिटेन राज्य करता था। कौन करता था? ब्रिटेन राज्य करता था। तो ब्रिटेन जो थे ना, मतलब ब्रिटिश लोग जो थे, यहाँ की औरतों से, जो गरीब दुखी हुआ करती थी, उनसे शादी ब्याह कर लिए ना, अमीरों से नहीं करते थे। ये बात ध्यान रखना, वो खुद अमीर जो थे वो नहीं करते थे, जो वहां के थोड़ा निम्न थे, ब्रिटेन के भी, तो ब्रिटिश जो निम्न जाति के या निम्न थे, उनका शादी ब्याह यहाँ के औरतों के साथ करवा दिए। ठीक है, अब शादी ब्याह करवाए तो जाहिर सी बात है बाल बच्चे होंगे, तो बच्चे हुए। अब बच्चे हुए, चलो ठीक है, वहां तक भी बात सही थी। लेकिन जब हमारा भारत देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो वो ब्रिटिश तो यहाँ से भाग निकले, लेकिन वो अपनी पत्नियों को और अपने बच्चों को यहीं छोड़कर गए, यहीं पर छोड़कर चले गए, उनको साथ लेकर नहीं गए। तो उनके जो उनसे उत्पन्न पुत्र थे, उन्हीं को आंग्ल भारतीय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आंग्ल भारतीय। अब वो पूरा समुदाय पूरी तरह से समाप्त हो चुका है हमारे भारत से। ठीक है ना, अब क्या हो चुका? अब हमारे आंग्ल भारतीय 70 वर्ष लगे उसे समाप्त करने में। सोचने वाली बात है, ठीक है ना, कितने वर्ष? 70 वर्ष लगे। तो 70 वर्षों तक की गई थी। अब समझ में आ गया ना आंग्ल भारतीय कौन थे और किनके लिए हम सीटें आरक्षित कर रहे थे? वही थे, उन्हीं के लिए। अब हमारे देश में चाहे जो व्यक्ति हो, हम उसको संरक्षण भी देते हैं, आरक्षण भी देते हैं, उसकी देखभाल भी करते हैं। क्या ये सारा प्रतिनिधित्व या सारा प्रोग्राम क्या हमारी सरकार का होना चाहिए? अब जैसे हमारे घर की सफाई रोज नहीं हो पा रही, उदाहरण के तौर पर, तो क्या सरकार मेरे घर में झाड़ू लगाने आएगी? क्या पगला गई है क्या सरकार जो घर घर जाके झाड़ू लगाएगी? स्वच्छ भारत मिशन शुरू किया कि आप अपने अपने घर, अपने अपने दरवाजे के सामने स्वच्छता रखें, स्वच्छ रखें। तो आप करें ना, सरकार नहीं आ सकती है। वही है हमारा संविधान कि हमने संविधान में कुछ प्रावधान किए। अब जगह जगह जाकर इम्प्लीमेंट तो नहीं जा कर सकते कि घर घर झाड़ू लगाएं, घर घर सफाई करें, नहीं कर सकती ना सरकार।
आपको एक योजना बनाई गई, उस योजना के अंतर्गत बताया गया इतना पैसा देंगे, इतना रुपया देंगे और आप उसे अपने ऊपर लागू करें। वही धर्म होता है एक टीचर का। आपको मैं पढ़ा तो दूंगी, यहीं से कुछ बच्चे इतना सीख जाएंगे कि कहेंगे एग्जाम में कोई प्रश्न नहीं छूटने वाला, और कुछ एक भी नहीं सीखने वाले, सिर्फ सुनेंगे, मजे लेंगे, चले जाएंगे। तो आप कितना अपने हाथ में, आपके हाथ में कितना आप सामने वाले से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, आप पर डिपेंड करता है। तो आप मन से पढ़िएगा। आप जिस दिन अपनी पढ़ाई को एकदम उच्चतम स्तर पर लेकर जाएंगे, आप अलग अंदाज में जीने लगेंगे, आपको पॉजिटिविटी आएगी और आपका ये जो माइंड है ना, ये दिमाग एकदम चारों तरफ चौतरफा सोचने के लिए मजबूर होगा। कहेगा नहीं ये कैसे हुआ, बिजली आई तो कैसे आई, लाइट कटी तो कैसे कटी, क्या कारण है, कैसे हमारे घरों तक बिजली पहुंचती है। आप सोचने के लिए ये बत्ती यहाँ की ऐसे ऐसे जलने लगेगी। तो आप सकारात्मक सोचिएगा, ये कहने का मतलब। आगे बढ़ते हैं। कहा गया 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 के प्रावधान के, देखो 2009 में 10 वर्ष के लिए बढ़ाया गया था, तो कहां तक आया, 2019 तक। अब हमने 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2019 के प्रावधानों के अधीन अनुसूचित जनजाति, जिसे हम लोग एससी कहते हैं, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित तो जाति को एससी कहते हैं, जनजाति को एसटी कहते हैं, के लिए सीटों के आरक्षण लोकसभा तथा राज्यों के विधानसभाओं को पुनः अगले 10 वर्षों पुनः मैंने 2019 से लेकर कहां तक बढ़ा दिया, 29 तक बढ़ा दिया। संविधान के प्रारंभ से 80 वर्षों तक के लिए बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। देखो किया गया है, मतलब हमने अपने एससी और एसटी की सीटों का आरक्षण 2019-29 तक बढ़ा दिया। 2019 से लेकर 29 तक, कहां तक, तो कहा गया 80 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया, मतलब स्वतंत्रता के 80 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया। जबकि आंग्ल भारतीय सदस्यों के नामांकन के प्रावधान को पूर्व निर्धारित तिथि संविधान के प्रारंभ से 70 वर्ष तक आधार या 25 जनवरी 2020 से आगे न बढ़ाते हुए निष्प्रभावी कर दिया गया। मतलब जैसे मैंने कहा कि अब ये पूर्ण रूप से हमारे यहाँ आंग्ल भारतीय सदस्य नहीं रहे अब, तो इनकी सीटों की आवश्यकता क्या पड़ेगी इनके लिए, अब जब है ही नहीं तो लड़ेगा कौन ना, जाहिर सी बात। इसीलिए किया जाता था ना, ताकि उनके साथ कोई भेदभाव ना हो सके। वहां पर 1-2 सदस्य रहेंगे तो उनकी बातों को वहां पर लोकसभा में और राज्य विधानसभाओं में पहुंचा सके, इसलिए रखा जाता था। बट अब ऐसा कुछ है नहीं, तो किसके लिए रखेंगे, तो नहीं रखा गया। आई बात समझ में, यहां तक कि अगर बात समझ में आई आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। और अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि आपसे ये प्रश्न बार बार पूछा जाएगा, आपके प्रश्न भी है वहां पर भी आपको बताएंगे कि आपके भारतीय संविधान में पूछा गया है कि 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से क्या कार्य हुए थे, तो आपको क्या बताना रहेगा कि एससी और एसटी के लिए 10 वर्षों का प्रावधान आगे बढ़ा दिया गया, लेकिन आंग्ल भारतीय सदस्यों को निष्क्रिय कर दिया या समाप्त कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि आर्टिकल नंबर 338 या 338 के तहत अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान किया गया। मतलब अब यहां पर सिर्फ और सिर्फ हम किसकी बात कर रहे हैं, एससी की बात कर रहे हैं अभी। अब एससी आयोग का गठन, देखो कहा गया अनुसूचित जातियों के राष्ट्रीय आयोग के गठन का प्रावधान आर्टिकल नंबर 338 में है, या आप कह सकते हैं आर्टिकल आपके 338 के अंतर्गत आता है। एक बार नहीं, ये 10 बार प्रश्न आपके पीसीएस में, आरओ में पूछा जा चुका है। पहले ये आयोग दोनों एक ही हुआ करते थे, कौन से, तो एससी आयोग और एसटी आयोग एक हुआ करते थे, लेकिन अब वर्तमान में अलग है। आगे बात करते हैं। कहा गया अनुच्छेद 338 का या 338 ए के तहत अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग कब से, तो 89वें, मतलब 89वें, जिनको शायद इंग्लिश वाले हो 89 न जानते हो, तो 89वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2003 द्वारा इसे अलग कर दिया गया था। पहले ये आयोग एससी और एसटी आयोग एक हुआ करता था, लेकिन 89 में कई बार ये प्रश्न चिपका कर पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन के माध्यम से एससी और एसटी आयोग अलग हुए थे, पृथक हुए थे, तो आप क्या बताएंगे, 89वें संविधान संशोधन के माध्यम से आपका एसटी का आयोग आर्टिकल नंबर 338 ए या का के अंतर्गत आ गया है, और आपके एससी का आयोग आर्टिकल नंबर 338 में ही है, ठीक है।
याद रखिएगा। तो कब किया गया था? 2003 के द्वारा संशोधन कर द्वारा शामिल करके गठन का प्रावधान हुआ था। आगे कहा गया वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में कौन है आपके? तो आप कहेंगे विजय शांपला जी हैं, ठीक है ना। तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है? हर्ष चौहान जी है। कौन है? आप दोनों लोगों को याद करके रखिएगा तो आपके लिए भी अच्छा रहेगा। देखिए तो याद कर कैसे करने, याद ही तो नहीं होता है, सबसे बड़ी कहानी तो वही है। मैडम जी याद कैसे करें कि हर्ष चौहान किसके हैं और आपके विजय शांपला जी किसके हैं? कैसे मैम याद कर लें, जरा आप समझा दीजिएगा। आइए बताते हैं। मैंने कहा एससी आयोग आपका आर्टिकल नंबर 338 के अंतर्गत है और मैंने कहा इनके आपके विजय जी है। कौन है? विजय शांपला जी हैं, शांपला जी हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ? एससी हो गए। अब एससी को आप क्या लिखे? सी, लेकिन सी से क्या बनता है? चौहान बनता है। लेकिन एससी में कौन है? शांपला जी हैं। कौन है? तो आपको एस से शांपला मिला लेना है, ठीक है ना। और एसटी का मैंने कहा एसटी के हर्ष चौहान जी हैं। तो अगर जिसमें चौहान, तो चौहान कैसे लिखेंगे आप? तो सी एच लिखेंगे ना, पहले सी एच से ही तो चा होगा ना। तो आप कहेंगे जिसमें सी है उसके चौहान जी नहीं है, जिसमें सी नहीं उसके ही चौहान जी हैं, ठीक है ना। जैसे कहते हैं ना सगे हम बाहर वालों की होते हैं, अंदर वाले तो हैं घर की मुर्गी दाल बराबर, है ना। तो इनके पास सी है तो इन्होंने कहा हम चौहान को नहीं लेंगे भाई, दूर रखो इनको, है ना। और जिसके पास टी है इन्होंने कहा नहीं भाई हमारे पास सी नहीं है तो हम चौहान साहब को ही लेंगे। ये आपकी एक ट्रिक है, ये माइंड शार्प करने की ट्रिक है। आप कैसे इसको अपने अंदर इम्प्लाई करते हैं या कैसे अपने अंदर ले जाकर के इसको आगे बढ़ाते हैं, तो ये आपको माइंड बताएगा ना। आपके सामने अब अगर एक बार भी क्लास सुने होंगे, अगर आपसे पूछ लिया जाएगा एससी आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो आप गलती से भी चौहान को नहीं मार देंगे, गलती से भी, भले और कुछ मार दें, भले विजय शांपला जी को ना मारे, लेकिन यस आप हर्ष चौहान को तो कतई नहीं मार सकते, याद रखना। और एसटी के कौन है? तो हर्ष चौहान जी है। आगे बढ़ते हैं और यहां तक इंपॉर्टेंट है और कम से कम 5 से 7 सवाल केवल यहीं से बनकर उभरे हैं, तो आप इनको बिल्कुल भी भूलने की गलती नहीं करिएगा। आगे बढ़ते हैं और इससे बेहतर आपको कंटेंट नहीं मिल सकता। आगे कहा गया आर्टिकल नंबर 340 के अनुसार राष्ट्रपति हमारे प्रेसिडेंट जो वर्तमान में आपकी द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो आपकी संथाल आदिवासी या जनजाति की हैं, ठीक है ना। ये भी आपके लिए प्रश्न नहीं है, जो आपके द्रौपदी मुर्मू जी हैं। कहा गया राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति कर सकेगा। तो किसके लिए? पिछड़े वर्ग की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति करेगा। आर्टिकल नंबर 340 के तहत, किसके? अनुच्छेद 340 के तहत ये बात कही गई है। कहा गया राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन सर्वप्रथम 1993 में किया गया था। कब? 1993 में किया गया था, 1993 में हुआ था कि सदस्यीय अधिनियम के तहत किया गया था, अर्थात तथा 2018 में इसे कहा गया संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन सर्वप्रथम कब किया गया था? बहुत से लोगों की इसमें डेट ऑफ बर्थ होगी ना, बहुत से लोग यहाँ पर जन्मे होंगे, तो आप वहां से अपने आप को ओबीसी को आप अपनी डेट ऑफ बर्थ से ज्वाइन कर ले, ठीक है ना। ये मतलब आपको याद करने के लिए बता रहे हैं ना, तो आप यहाँ याद कर सकते हो कि ओबीसी जो है या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था? सर्वप्रथम 1993 में हुआ था तथा 2018 में इसे संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा गया है कि आपके 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा अनुच्छेद 338 ख और या 338 बी जोड़कर उसके तहत सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन हेतु प्रावधान किए गए। अब आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की बात किस आर्टिकल के अंतर्गत है, तो आप बताएंगे आर्टिकल नंबर 338 बी के अंतर्गत है। कहां पर? 338 बी के अंतर्गत है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा, ठीक है। कहा गया वर्तमान में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग के अध्यक्ष कौन है, तो आप कहेंगे हंसराज गंगाराम जी हैं, ठीक है ना। हंसराज गंगाराम
अहिर जी है, याद रखिएगा, जो 2 दिसंबर 2022 से है। कब से? 2 दिसंबर 2022 से। अगला कहा गया आर्टिकल नंबर 341(1) के तहत राष्ट्रपति किसी राज्य के संबंध में संबंधित राज्यपाल से परामर्श के बाद उस राज्य की किसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकता है। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, कहा जा रहा है कि आर्टिकल नंबर 341(1) के तहत किसी राज्य के तहत कहा गया राष्ट्रपति किसी राज्य के संबंध में राज्यपाल से, किससे? राज्यपाल से परामर्श के बाद उस राज्य की किसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में घोषित कर सकता है या विनिर्दिष्ट कर सकता है। कौन करेगा? लेकिन करेंगे, अंतिम निर्णय होगा राष्ट्रपति जी का। और राष्ट्रपति से सलाह परामर्श ले सकते हैं, लेकिन वहां के राज्य के तौर पर किस राज्य की इस जाति को क्या अनुसूचित जनजाति में डाल दिया जाए, ऐसी ऐसी जो भी वो लोग बात करें अपना, तो बात करेंगे, लेकिन अंतिम निर्णय किसका होगा? राष्ट्रपति जी का होगा। आगे आता है, कहा गया अनुच्छेद 342(1) में के तहत राष्ट्रपति को कहा गया संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद किसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने का अधिकार है। तो किसे अधिकार है? तो राज्यपाल क्या करेंगे? तो 342 में कहा गया राष्ट्रपति को संबंधित राज्य के राज्यपाल से परामर्श के बाद किसी जाति को अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। पहले परामर्श करेंगे 341 के तहत राज्यपाल से परामर्श के बाद उस राज्य की जनजाति को अनुसूचित जाति के रूप में विनिर्दिष्ट कर सकते हैं। किसमें? अनुसूचित जाति के रूप में। और 342 में अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। 341(1) में अनुसूचित जाति के लिए कहा गया और 342(1) में आपके अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया है। आगे बढ़ते हैं और यहां से प्रश्न आपके दमदार तरीके से आते हैं, याद करके रखिएगा। अब आपका आता है प्रश्न, आ जाते हैं। ये तो थी आपकी थ्योरी, अब आता है आपका प्रश्न। प्रश्न क्या है? आप एकदम एक एक प्रश्न देखेंगे, आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहा गया है भारतीय संविधान का भाग 16 जो अनुच्छेद 330 से 42 तक संबंधित है, तो किससे संबंधित है? क्या आपसे मैंने बताया है कि प्रशासनिक अधिकरणों से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से? नहीं बताया, ऐसी कोई बात ही नहीं। हमने कहा लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण तथा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर आपका डी निकल करके आया। क्या निकल करके आया? डी। लेकिन अब अनुसूचित जाति और जनजाति को तो आगे 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है आपके समय 104वें संविधान संशोधन के माध्यम से 2019 में, लेकिन आपके आंग्ल भारतीय समुदाय या आंग्ल भारतीय सदस्यों को आगे नहीं बढ़ाया गया। ये भी आपको याद करके रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है आपका। कहा गया भारत के संविधान में लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था की गई है। तो अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था कहाँ की गई? लोकसभा की बात कर रहा है। कहां पर की? लोकसभा। अब लोकसभा देखेंगे आप, जैसे मैंने कहा संसद के 2 अंग होते हैं। संसद नाम एक मकान है। कैसा है? मकान है। और इस मकान में 2 रूम है। क्या रूम है? 2 रूम है। लेकिन इसमें एक महारूम है जो सबसे छत पर बना है ना। इसमें आपकी लोकसभा, राज्यसभा और आपके राष्ट्रपति शामिल होते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि संसद कितने सदनों से मिलकर बना है, तो 2 सदनों से। अगर आपसे पूछा जाए संसद कितने अंगों से मिलकर बना है, तो 3 अंगों से। अंग कौन आएंगे? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लेकिन सदन पूछा जाए तो लोकसभा और राज्यसभा ही सदन है, जिसे उच्च सदन राज्यसभा को कहा जाता है, निम्न सदन या जनता की सदन लोकसभा को कहा जाता है। अब यहाँ पूछा गया है लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए व्यवस्था है, तो मैंने आपको आर्टिकल नंबर 330 बताया था। आपको सोचने का समय मिल गया होगा और आप सही उत्तर भी कर लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, कहा गया है किसी जाति तथा जनजाति को अनुसूचित जाति तथा जनजाति घोषित करने हेतु शक्ति संपन्न संवैधानिक प्राधिकार है। किसके पास है? भारत का राष्ट्रपति के पास। भारत के प्रधानमंत्री मैंने चर्चा ही नहीं की है, समाज कल्याण मंत्री की भी मैंने चर्चा नहीं की है। कहा गया अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष के द्वारा। क्यों होगा? अध्यक्ष सिर्फ वहां की चीजों को लगा सकते हैं, लागू कर सकते हैं, लेकिन घोषित कौन करेगा? भारत के राष्ट्रपति घोषित करेंगे। अगर किसी राज्य की
अगर जनजाति के बारे में, आपकी अनुसूचित जाति के बारे में आएगा, अनुसूचित आप लिख लो आगे, अनुसूचित जाति के बारे में, तो आर्टिकल 341 के माध्यम से राज्यपाल से सलाह लेकर के या परामर्श लेकर के वहां की जातियों को जनजाति में बदल सकते हैं या उन्हीं को विनिर्दिष्ट कर सकते हैं। और अगर अनुसूचित या आप यूं कहें कि एसटी की बात आएगी तो आर्टिकल नंबर 342 के तहत या 342(1) के तहत वहां के राज्य के राज्यपाल से परामर्श लेंगे और उसे अनुसूचित जनजाति में डाल सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कहा गया निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? भाई पढ़ लो, इतने लंबे लंबे कथन है, कौन सा सही नहीं है? कहा गया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां प्रत्येक राज्य के लिए उस राज्य के राज्यपाल के परामर्श के पश्चात राष्ट्रपति द्वारा सन 1950 में जारी आदेश द्वारा बनाई गई थी। बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। कहा गया इस सूची में संशोधन केवल संसद अधिनियम बनाकर कर सकती है। ठीक है। कहा गया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियां संबंधित राज्य सरकार द्वारा बनाई गई और संशोधित की जा सकती हैं। कहा गया कोई जनजाति राज्य के केवल एक भाग के लिए अनुसूचित जनजाति घोषित की जा सकती है। अब आप सभी लोगों को 10 सेकंड का समय दिया जाता है, फटाफट बताएं इसका उत्तर क्या सही होने वाला है। तो आप सभी लोग इसका उत्तर जल्दी से बताएं क्या सही होगा। तो हमने आप सभी लोगों से चर्चा की थी, क्या चर्चा की है बताएं। तो अनुसूचित जाति के बारे में मैंने आपसे कहीं पर यह बात कही है क्या कि आपको कि अनुसूचित जाति और जनजातियों की सूचीबद्ध या जो संबंधित होती राज्य सरकार द्वारा बनाई जाती है। क्यों राज्य सरकार बनाएगा? पगला गया है क्या राज्य सरकार? हाँ, राज्य सरकार बनाएगी क्या? नहीं बनाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया अनुसूचित जनजाति का दर्जा है, अनुसूचित जनजाति का दर्जा हिंदुओं तक सीमित है, धर्म निष्ठा से तटस्थ है, या हिंदुओं और ईसाइयों तक सीमित है, या हिंदू और मुस्लिमों तक सीमित है। काहे हम का कट्टर दुश्मनी है क्या हमको मुस्लिम से? क्या हमको दुश्मनी है क्या ईसाइयों से? क्या हमको दुश्मनी है क्या हिंदुओं से? नहीं दुश्मनी है। तो हम क्यों कहेंगे? अरे हम कहा गया धर्म निष्ठा से तटस्थ होकर बताएंगे कि कौन सी अनुसूचित जाति के अंतर्गत आएगी और कौन सी अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आएगी। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर आप देखेंगे कहा गया 14 अगस्त 2007 को, इंपॉर्टेंट है एकदम, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लो, 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? बताएं भाई बब्बर साहब, कितनी है? कितने आदमी थे तो बताएं कितनी है? 2007 के अकॉर्डिंग 14 अगस्त 2007 को, 14 अगस्त को क्या हुआ था? केवल 14 अगस्त को बताना भाई ना, और 15 अगस्त आप समझ जाओगे कि मैम क्या पूछ रहे हैं ना। तो 14 अगस्त को पाकिस्तान स्वतंत्र हुआ था और 15 अगस्त को हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था। तो कितनी जनजातियां? 607, 1206, 1410 या 1500 हैं? जल्दी से बताएं कितनी जनजातियां हैं? आप सभी लोग बताएं कितनी होंगी। कहा गया कितनी अनुसूचित जातियों की सूची में जनजातियों की संख्या की बात की गई थी। कभी कभी ये प्रश्न आपके पूछा जाएगा। तो 1206 थी। कितनी थी? 1206 जनजातियों की बात कही गई थी। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है निम्न में से किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजातियां हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं भाई। मैंने कहा जनजातियों की बात है, अनुसूचित जनजातियों की बात है, किसकी? एसटी की बात है। बताओ कहां पर होंगी? बिहार में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, आंध्र प्रदेश में, कहां पर इनकी चर्चा की गई है? जल्दी से बताएं। देखो, चाहे आपकी जनजाति की बात की जाए, जनजाति जानते होंगे ना, जैसे आपकी संथाल जनजाति ना, सबसे बड़ी जो जनजाति हो कौन सी है? भील जनजाति है, भील जनजाति। चाहे आपकी गोंड जनजाति कौन सी है? गोंड जनजाति, ये आपकी दूसरी बड़ी जनजाति है। और तीसरी आपकी संथाल जनजाति है ना। चौथी भूल गए ना, पांचवी आपकी उरांव, चौथी भूल नहीं गए, नवेदा करके, नवेका जनजाति ना। तो इन 5 जनजातियों का समूह है, सबसे बड़ी जनजाति भील, गोंड, संथाल, फिर नवेदा और फिर उरांव, ये 5 है। अगर जनजातियों की बात की जाए तो सबसे ज्यादा भारत में कहां पाई जाती हैं? तो मध्य प्रदेश में, हमारे बीच में पाई जाती, एमपी में। एमपी के इधर देखेंगे तो महाराष्ट्र में दूसरे नंबर पर, और इधर जाएंगे तो उड़ीसा में तीसरे नंबर पर पाई जाती। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जाता है
कि कहां पर ये नहीं पाई जाती हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप कहेंगे पंजाब में नहीं पाई जाती हैं, हरियाणा में नहीं पाई जाती हैं, चंडीगढ़ में नहीं पाई जाती हैं, नई दिल्ली या दिल्ली में नहीं पाई जाती हैं, और आपकी पुदुचेरी में नहीं पाई। 5 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं, जिनमें 2 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश है जहां जनजाति नहीं पाई जाती है। तो यहां आप क्या बताएंगे, एमपी, मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ठीक है ना, सारी चीजों को आप एग्जार्व करके रखिएगा जो बात बताना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। कहा गया अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग के गठित करने का प्रावधान निम्न प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद। अब मैंने आपसे बताया था, हमने आपसे क्या बताया था, हमने आपसे कहा कि 89वें संविधान संशोधन के माध्यम से 89वें संविधान संशोधन के माध्यम से कब 2003 में हुआ था। तो क्या हुआ था, तो आप कहेंगे ये अलग हो गया। एससी आयोग कहां चला गया 338 में, और एसटी आयोग कहां चला गया था, तो आप कहेंगे 338 का, या इसी को ए लिख दिया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ए ही दिख रहा है, दिख रहा है ना। ऐसे सही करते हैं। अगर आपने थ्योरी पढ़ रखी है तो माई का लाल आपका कोई प्रश्न गलत नहीं होगा एग्जाम में। एग्जाम हॉल में बैठेंगे आपको अलग से आनंद, कॉन्फिडेंस आने वाला है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारतीय संविधान का अनुच्छेद 338 से संबंधित है। अब 338 से क्या संबंधित, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, लो 338 का में है। ठीक है ना, पिछड़ा वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग, तो 338 खा के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मैंने इनकी चर्चा की है क्या, नहीं की है, तो कहां पर, तो आप कहेंगे ए उत्तर बिल्कुल सही ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। कहा गया भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा पृथक अनुसूचित जनजातियों आयोग का गठन किया गया था। तो कहां पर किया गया है, अगर ऐसे पूछा जाएगा अनुसूचित जन, क्या पूछा गया, अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया, तो आर्टिकल नंबर 338 का के अंतर्गत, क्योंकि इसमें तो एससी की बात आ रही है, इसमें एसटी की बात आ रही है, किसकी आ रही है, एसटी की बात आ रही है। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कहा गया है निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक निकाय है, अब बताइए कौन सा है। कहा गया राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग है, कहा गया राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण है। मैंने किसी की बात नहीं की है, मैंने सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की बात की थी कि ये क्या बन चुकी है, तो आप कहेंगे एक राष्ट्रीय दर्जा इसको दे दिया गया है। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। तो क्या उत्तर सही हुआ, तो आप कहेंगे सी उत्तर बिल्कुल सही उत्तर हो गया। आगे बढ़ते हैं। कहा गया है कि लोकसभा में आंग्ल या एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। अब यहाँ है पूछा गया है का मतलब जब ये प्रश्न बना रहा होगा तब रहा होगा। ठीक है ना, तो किस में, आर्टिकल नंबर 331 के द्वारा। लेकिन इसी को आप क्या कह सकते हैं, आर्टिकल नंबर 331 के द्वारा ये प्रावधान किया गया था। ठीक है ना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन आर्टिकल नंबर 334 के उपबंधों के तहत यह मूलतः क्या कर दिया, 10 वर्षों के लिए जो बढ़ाना था तो हमने नहीं बढ़ाया। 334 के अंतर्गत हमने केवल एससी और एसटी के लिए 10 वर्षों को बढ़ाया, और जो आंग्ल इंडियन थे उनके लिए मैंने कोई प्रावधान आगे नहीं बढ़ाया। आगे कहा गया निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व से संबंधित है। अच्छा बताएं, यहाँ पर 334 की मैंने चर्चा की नहीं, 333 की, 32 की, 333 की, तो कहां पर आप बताएंगे, जल्दी से बताएं। आज सभी लोग यहाँ पर कहां पर बताएंगे, क्या उत्तर सही होने वाला है आपका, तो क्या बताएंगे आप, कहेंगे 333 के अंतर्गत ये बात आई थी। कहां पर, 333 के अंतर्गत। ठीक है, आंग्ल भारतीयों के प्रतिनिधित्व से संबंधित जो चर्चा थी। आगे बढ़ते हैं, बस लास्ट की तरफ आप इस पर बिल्कुल ना ध्यान दीजिएगा ना, वैसे आप समझना चाहेंगे तो समझ जाएंगे, क्योंकि ये आपकी रोमन अंक की वो लिखी है ना, तो आप समझना चाहें तो समझ जाए। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर समझा दूंगी। तो यहाँ पर पहला कहा गया क्योंकि आपको मिलान करना था। ठीक है ना, तो मिलान पर आप कहें कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम कब आया था, तो मैंने आप सभी लोगों को बताया कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन आप कहेंगे कहां पर, 1993। पहली बार कब हुआ था,
1993 में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हुआ था। ठीक है ना, यहां तक कि आप चर्चा पढ़ें। और फिर दूसरा है कि बाल मजदूर निषेध एवं नियामक अधिनियम कब आया था, जल्दी से बताएं। बाल मजदूर निषेध एवं नियामक अधिनियम कब आया था, तो आप कहेंगे 1986 में। इसको आप तुरंत नोटबुक में अपनी नोट कर लें। ठीक है ना, आगे आया, कहा गया निःशक्त जन या समान अधिकार संरक्षण एवं पूर्ण सहभागिता अधिनियम कब आया था, तो आप कहेंगे 1995 में आया था। कब आया था, 1995 में आया था। ठीक है, आगे कहा गया राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम कब आया था, आप कहेंगे 1992 में आया था। कब आया था, 1992 में आया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप अगर ऑप्शन बनाना चाहें तो पहले का क्या होगा, अब आप ऑप्शन बना ले, बनाना चाहें तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब हुआ था, तो 1993 में हुआ था। कब हुआ था, 93 में। ठीक है, तो ये चौथा था। चौथा कुछ दिख रहा है क्या, कहाँ से शुरू हो रहा है? हा? ये होगा, क्या लग रहा है, बताए कौन सा होगा? अब इन्हीं में से कोई है। ठीक है, याद मतलब आप याद कर लो, ऑप्शन के थ्रू क्या ही जाएंगे। कहा गया निम्नांकित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है। पिछड़ी मतलब आपके ओबीसी की बात की जा रही है। आप ओबीसी है या नहीं है नहीं पता ना, लेकिन आप जो भी है ओबीसी वाले हमेशा वास्तव में पिछड़े होते हैं। ठीक है ना, बुरा मत मानना। ठीक है ना, लेकिन ये पिछड़ी जाति जैसे इसमें कहा गया ना, पिछड़े वर्ग के या पिछड़े राष्ट्रीय वर्ग के या पिछड़ी जातियों के लिए, तो ये ओबीसी जब बैकवर्ड लग जाता है ना, हम लोग वास्तव में बैकवर्ड होते हैं। आप कभी सोच कर देखिएगा, क्या हम समाज के साथ चलते नहीं चल पाते हैं। ओबीसी में अगर लव मैरिज शादी होनी हो, बाप रे बाप, कठिनाई का जैसे लग रहा पहाड़ टूट गया है, पर्वत आकर हमारे ऊपर थम गया है, इस तरह। और वही बात किसी और मतलब जात या धर्म में हो, थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता मान जाते हैं, क्योंकि ओबीसी आज भी पिछड़ा है, वास्तव में पिछड़ा। ये लगभग समाज से 5 से 7 वर्ष पीछे ही चलता है, 5 से 7 वर्ष। ये नई सोच आएगी जब आपके अपने बाल बच्चे होंगे, जब हम लोगों की शादियां होंगी, तब हम लोग सोचेंगे अरे कोई बात नहीं यार, जाति और धर्म क्या होता है, जाने दो, इनको लव मैरिज करनी है, जाओ कर लो जाके जहां करना। लेकिन आज के माता पिता खाद डालेंगे ना, कैसे बोलते हैं, खाद डालेंगे ना, ऐसी कोई बात भी पता चल जाए ना, बाप रे बाप, संस्कार नाम की चीज ही नहीं है, खत्म है ना, ऐसी बात आती है। तो ऐसा है नहीं, बल्कि ना प्यार कभी जानबूझकर थोड़ी ना होता है, हो जाता है लोगों को, है ना, हमें अच्छे लगे, मतलब हमें नहीं है ना, किसी और को, मान लो हमें ही अच्छे लगे, किसी और को क्यों कहें, हमें अच्छे लगे, हमने पसंद किया, तो पसंद कैसे हुआ, उनकी चीजें हमें अच्छी लगी, उनका रहन सहन अच्छा लगा, उनका केयरिंग करना मुझे अच्छा लगा। अब अगर ये चीजें मिल गई और मैं अगर कह दूं अपने घर वालों, घर वाले देखें वीडियो तो अन्यथा ना लें, पिताश्री है ना, तो अगर मैं कह दूं तो उन्हें लगेगा कि ये क्या है, केयर हम नहीं करते, केयरिंग हम नहीं करते हैं, तुम्हारा भाई नहीं करता, तुम्हारी बहन नहीं करती, ये प्यार है? अच्छा भाई नहीं है प्यार ना, हम लोग पीछे हट जाते, फिर धीरे से क्या होगा, पीछे हट जाएंगे। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। आपको हंसाने के लिए कुछ ना कुछ तो आना चाहिए। आइए, कहा गया है कि पिछड़ी जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन से संबंधित है 100वां संविधान संशोधन, 101वां संविधान संशोधन नहीं है, जीएसटी से संबंधित था। और आप देखेंगे यहाँ पर 100वां संविधान संशोधन बांग्लादेश से संबंधित है। किससे, बांग्लादेश से, मिलाइएगा। तो आप क्या बताएंगे, 101वां संविधान संशोधन, कौन सा बताएंगे, अरे सॉरी 102वां, 101वां तो मैंने जीएसटी बता दिया, 102वां संविधान संशोधन के माध्यम से। अगला पार्ट चलते हैं। कहा गया पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आपसे चिपका कर ये प्रश्न पूछा जा रहा है। जगजीवन राम थे, काका साहब थे, आपके काका साहब कालेलकर जी थे, या बीडी शर्मा जी थे, या BR अम्बेडकर जी थे, या उपयुक्त में से कोई नहीं था, बताएं क्या था, जल्दी से आप सभी लोग बताएं कौन थे। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं बार बार कहती हूं कि आपसे ये प्रश्न पूछा ही पूछा जाता है। तो बताएं पिछड़े वर्ग आयोग के सर्वप्रथम या प्रथम सभापति कौन थे, जल्दी से, किसको आ रहा है, कमेंट बॉक्स में भी इसका उत्तर आप दे, इतनी देर में आप दे देंगे। तो कौन थे, तो आप कहेंगे काका साहेब कालेलकर जी थे। कौन थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
ठीक है ना। और इस आयोग के कौन थे, तो आप कहेंगे काका साहब कालेलकर जी थे। ठीक है, याद रखिएगा। आज की क्लास यहीं तक थी और आई होप कि आप सभी लोगों ने बड़े अच्छे से एंजॉय किया होगा। अब तो क्लास आपको पसंद आई होगी, जो आप चाहते थे कि मैम आप ऐसे पढ़ाएं, है ना। मुझे पढ़ाने में कोई समस्या नहीं है, आप कुछ भी पॉलिटी, जागरपी, यूपी स्पेशल, करंट अफेयर लाकर दे देंगे, मैं बिना पढ़े भी पढ़ा दूंगी ना। लेकिन जो आप चाह रहे हो कि अब आप इस तरह, तो आज से ये क्लास शुरू हुई है। आज का थैंक यू आप देखते हैं, जिसका पहला कमेंट आएगा उसी के नाम ये थैंक यू जाएगा, उसी के नाम ये थैंक यू जाने वाला है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवर चैनल। हमने योर चैनल या माई चैनल नहीं लिखा है ना, ये आपका, हमारा, आपका सबका मिलकर चैनल है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सभी लोगों को चैनल शेयर भी कर दें। तो ये क्लास आज की यहीं तक है, फिर मुलाकात करेंगे हम आपसे बहुत ही जल्द। और एक ये संविधान से इंपॉर्टेंट जो है, जहां से एग्जामिनर ना इससे क्वेश्चन लाता है खींच खींच करके कि मैं यहाँ पूछूंगा ही पूछूंगा, वो क्वेश्चन मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। और ऐसे क्वेश्चन आपको आनंद देने वाले हैं और एग्जाम हॉल में ये प्रश्न आएंगे भी। तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।